प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें आपके पाठ्यक्रम में जो सुमित्रा नंदन पंत जी का पाठ है उसमें उनकी काव्यगत विशेषताओं का अपन जिक्र करेंगे कि जो पठित जो पाठ्य है वो या उनकी सुमित्रा नंदन जी की जो रचनाएं हैं उनके आधार पर कैसे कैसे थे, उनमें क्या क्या काव्यगत विशेषताएं हैं। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक कवियों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे छायावाद से लेकर प्रगतिवाद तक शीर्ष स्थान पर रहे हैं। पंत जी की लंबी काव्य यात्रा में इनकी काव्यगत अनेक विशेषताओं का समावेश हुआ है। इनकी काव्यगत विशेषता इस प्रकार से है। काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहले भाव पक्ष को लेंगे। भाव पक्ष पंत का साहित्य के भावुक कलाकारों में प्रमुख स्थान रहा है। इनके काव्य भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर संतुलन है। यह इनकी काव्य प्रकृति की सुंदर रचना से प्रकट हुआ है। फलस्वरूप उसमें अनुभूति, गंभीरता, सुरम्यता, स्वाभाविकता और सरसता के दर्शन होते हैं। इन्हीं काव्य में सुंदरम का विशेष महत्व है। पंत ने अपनी रचनाओं में प्रकृति को जितना व्यापक स्थान दिया है उतना हिंदी की किसी अन्य कवि ने नहीं दिया। पंत ने प्रकृति के कोमल रूप का ही अधिक वर्णन किया है। उसके विप्लवकारी या विध्वंसकारी उग्र रूप का वर्णन नहीं किया। कवि पंत एक और प्रकृति के प्रत्येक क्रियाकलाप को देखकर हर्ष विभोर होते हैं, तो दूसरी तरफ छाया को तरु के नीचे अकेले देखकर वे दया से द्रवित हो कह उठते हैं। क्या कहते हैं? नीति वंचिता आश्रय सही रहिता, जर्जरिता पद दलिता सी, धूल दूषित मुख कुंतला, किसके चरणों की दासी, कहो कौन हो दमयंती सी तुम तरु के नीचे सोई, हाय तुम्हें भी त्याग गया क्या अली नल सा निष्ठुर कोई। यानी कि छाया को देखकर भी एक किसी उनके मन में जो कोमल भावना आती है कि तू यहाँ पर पड़ी हुई है, शायद तेरे संग कोई नहीं है, तुझे भी यहाँ पर त्याग गया। कितनी एक द्रवित सी, एक तरह सी व्याकुलता की वो बात कह उठते हैं। पंत के करणों के भाव का सरस और मनोहर वर्णन किया है। उनकी ग्रंथि, उल्लास और आंसू नामक कविता प्रभावशाली करणों से और प्रोत हैं, जिनसे वेदना की ऐश्वर्य धारा प्रभावित हुई है। कवि ने कविता का उद्गम ही वियोग और प्रेरणा के आंसू से माना है। यानी कविता का उद्गम ही एक तरह से वियोग से और आंसू से यानी तकलीफ से ही कविता का प्रादुर्भाव हुआ। तकलीफ से ही कविता आई है। यदि तकलीफ या दुख नहीं होता तो शायद कविता नहीं पनपती, ऐसा पंत जी का मानना है। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अंजान। पंत विश्व वेदना में अपने मन को गला देना चाहते हैं। तब रे मधुर मन विश्व वेदना में तब प्रतिपल, जग जीवन की ज्वाला में गल बन अलकल अकलुष उज्ज्वल ओ कोमल तप रे विदुर मन। पंत की रचनाओं में हमें जो भाव देखने को मिलते हैं उनमें कल्पना की प्रधानता लक्षित होती है। कल्पना के बल पर उन्होंने सूक्ष्म भाव को भी कलात्मक रूप दिया है। पंत आवेश प्रधान कवि नहीं है, उन्हें चिंतन की प्रधानता है। यही कारण है कि गीति काव्य में भाव की जैसी प्रवणता और तीव्रता होनी चाहिए वैसे पंत की रचनाओं में नहीं मिलती। उनके गीतों में नादगत कोमलता, संगीतात्मकता पर्याप्त। वह सर्वमान्य है कि पंत कवि होने के साथ साथ शिल्पी भी हैं। उनकी कविता में कवि की भावुकता, चित्रकार का रेखांकन क्षमता, शिल्पी की कलात्मकता की त्रिवेणी है, जो प्रकृति की व्यापक पृष्ठभूमि पर नित्य नवीन रूप धारण करते हुए प्रवाहमान होती रही है। तो ये तो उनका भाव पक्ष था। दूसरा तरफ देखें तो उनमें कला पक्ष थोड़ा सा नजर आता है। काव्यगत विशेषता में कला पक्ष अपन देखते हैं। कवि पंत का कला पक्ष भाव पक्ष की तरह अलग व उत्कृष्ट है। वे कवि ही नहीं कलाकार भी है। एक आलोचक के मन में पंत की कविता में सर्वप्रथम कला का, उसके बाद विचारों का और उसके बाद में भाव के स्थान है। उनकी चित्रकारी कल्पना का एक उदाहरण देखिए। अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात विकंपित उर मृदु पुलकित गात, सशंकित ज्योत्सना से चुपचाप जड़ित पद नामित पलक दृक्पात।
इसमें हमें एक कुशल चित्रकार की कला के दर्शन होते हैं। उनकी कला विकसित होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि केवल एक ही शब्द में स्थूल चित्र अंकित कर दिया है। यहाँ उनके कला पक्ष की समीक्षा हम इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले कला पक्ष में देखेंगे भाषा सौष्ठव। कला पक्ष में भाषा सौष्ठव, कबीर पंथ की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। लालित्य, माधुर्य, सुकुमारता और संगीतात्मकता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी काव्य कला का क्रमिक विकास हुआ है। यह परिवर्तनशीलता उनके भाव और विचारों तक सीमित नहीं है। ये परिवर्तनशीलता उनके भाव और विचारों उनसे सीमित नहीं, बल्कि उनकी भाषा में जो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। पंत जी ने तत्सम शब्दों का प्रयोग भाव अनुरूप ही किया है। वे शब्दों की अंतरात्मा को पहचानते हैं। इनकी भाषा में लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। इन्होंने उपदेशात्मक, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मक शैली के साथ में गीति शैली का भी प्रयोग किया है। भाषा परिष्कार की दृष्टि से पंत का काव्य अनूठा है, एक विचित्र है, एक विलक्षण है। कला पक्ष में देखें तो अलंकार योग, यानी अलंकार का प्रयोग भी कवि पंत ने अपने साहित्य में किया है। पंत के भाव, भाषा और स्वरों की एकता में जो ध्वनि चित्रण हुआ है वह अद्वितीय और स्तुत्य है। उन्हें काव्य में अलंकारों को अनिवार्य न मानते हुए आवश्यक माना है। उनकी रचनाओं में उपमा, रूपक आदि विशेष अलंकार विशेष रूप से प्रयुक्त हुए हैं। यानी कि अनिवार्य रूप से नहीं माना, लेकिन आवश्यक है। यदि आ जाते हैं तो लेना ही है, आ जाते हैं तो उनको लेना ही है, समय के अनुसार उनको लेना है। ऐसे नहीं जानबूझकर उसमें एक अलंकार की अपन प्रचुरता रखे, इसके वो पक्ष तक नहीं थी। अलंकारों को वाणी का हास, असूल, स्वप्न, पुलक, हाव भाव और विलास मानते हैं। छायावादी अलंकारों को प्रयोग पद्धति ने किया है, जैसे नौका विहार में क्या कहा है। मानवीकरण का एक उदाहरण है, सेकत सैया पर दुग्ध धवल, तन्विकी ग्राम गंगा जिसमें विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे ऊपर कोमल कुंतल। इसी प्रकार से उन्होंने रूपक का भी उदाहरण, रूपक अलंकार का उदाहरण दिया है। छिपा रही थी मुख शशि बाला, निशी के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोध में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। किस प्रकार से एक तुलसी रूपक दिया है। एक तरह से इनका एक देखा जाए तो उस रूप में एक व्यक्ति की, एक प्रेमी की एक परिभाषा को उन्होंने दूसरे रूप में रूपक में प्रस्तुत कर दिया है। इसी प्रकार से हमें कला पक्ष में एक जो महत्वपूर्ण जो एक बिंदु है वो देखते हैं छंद विधान। पंत ने कविता का मूल स्वाभाविक छंद में लयात्मक होना माना है। छंद तो नदी के दो तटों की भांति है। इस कारण छंदहीन सुंदर भाव कविता नहीं बन सकती। पंत का कथन है कि कविता हमारे प्राणों का संगीत है, तो छंद उनका हृदय कंपन, कविता का स्वाभाविक छंद से लयमान होना है। पंत ने छंद संगन जगत में भी कभी प्रयोग किए हैं। मुक्त छंद तो उन्होंने बड़ी कुशलता से अपनाया है, जिसमें तुकांत, वर्णय, लय संबंधी सभी नियमों का पालन हुआ है। पंत ने मात्रिक छंदों का अधिक प्रयोग किया है। इस कारण उनके काव्य में संस्कृत के परंपरागत छंद भी प्रयुक्त मिलते हैं। इस दृष्टि से पद्धति छंद का एक उदाहरण यहाँ पर आया है। पावस थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, में खलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फार। ऐसे में व्यंजना वैभव में भी कला पक्ष का ये भी उदाहरण है। व्यंजना वैभव, छायावादी काव्य शैली के प्रभाव से पंत के काव्य में अभिता, लक्षणा, व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग हुआ है। इनमें भी व्यंजना शक्ति का पंत जी ने विशेष रूप से प्रयोग किया है। रसाभिव्यक्ति अथवा भावाभिव्यक्ति
के लिए अभिव्यंजना का प्रयोग सभी कवि करते हैं, परंतु पंत के काव्य में इसकी ध्वनि चित्रों के निर्माण के साथ में हुई है। प्रथम भय से मीर के लघु बाल जो पंख फड़फड़ाना नहीं थे जानते, उर्मियों के साथ क्रीड़ा की उन्हें लालसा अब भी विकल करने लगी। इस प्रकार पंत के काव्य में वैदर्भी, गौड़, पांचाली सभी रीतियों का और माधुर्य जैसे गुणों का उचित समावेश दिखाई देता है। संक्षेप में यही कह सकते हैं कि पंत जी कोमल भाव के अद्वितीय कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य के भंडार की श्रीवृद्धि की है। इनकी रचनाएं किसी एक बात से संबंध नहीं है। इनको प्रकृतिवाद, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, मानवतावाद तथा प्रयोगवादी सब रूप में देखा जा सकता है। इनकी काव्य साधना, काव्य भाव पक्ष, कला पक्ष, आभ्यंतर और बाह्य दोनों दृष्टियों से रचना शिल्प, सौंदर्य, भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से प्रशस्य है, अनंतम है, जो दूसरी जगह पर हमें दिखाई देने को नहीं मिलती है। कुल मिलाकर इनका जो काव्य तक विशेषता है वो अद्वितीय सा नजर आता है। इनका एक स्थान साहित्य जगत में अद्वितीय है, जो कि दूसरा स्थान नहीं ले सकता है। जब भी आपके इस प्रकार से प्रश्न आए, आप बिंदुवार इनका लिखने की कोशिश करोगे, कुछ उदाहरण भी देने की कोशिश करोगे, तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर बहुत सार्थक नजर आएगा। धन्यवाद।